गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, कल हमने अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से पाठ 1 का अध्ययन किया था। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से ही पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत और जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो सभी बच्चे आप अपनी बुक निकाल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए, ताकि हम अपना पढ़ाई है वो सुचारू रूप से करें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी रेखांकित करते हुए जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने गद्य खंड से पाठ 2 का अध्ययन शुरू करते हैं, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। अब आप जानते हैं कि हम किसी भी साहित्यकार का या लेखक का जब परिचय पढ़ते हैं तो अपने जो छोटे प्रश्न बनते हैं वो आप जान ही गए होंगे कि पहला प्रश्न क्या बन रहा है, कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ और कब हुआ था। आप इसको अंडरलाइन करेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। 1 नंबर के प्रश्न वाले में अपना यह बन गया ये प्रश्न। फिर इनका जो बचपन था वो किस तरीके से गुजरा था। तो बचपन में ही इनका बचपन किस तरीके से गुजरा, तो इनका बचपन तो अभाव में गुजरा, क्योंकि माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। तो आप लिखेंगे, इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि माता पिता का निधन यानी माता पिता है इनके बचपन में ही गुजर गए थे, इस कारण इनका जीवन है वो आरंभिक वर्षों में क्या हुआ, अभावों और कठिनाइयों में बीता था। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए और कई बार जेल भी गए और उनका देहावसान 1968 में हुआ। वे उन्होंने कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त करी थी? 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करी थी और 1920 में वो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ गए थे। कौन से सन में वो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में जुड़े थे? अंडरलाइन करेंगे आप लोग। सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए थे। बेटा किसी का माइक चालू है वो अपना माइक बंद करें, ऐसे क्लास डिस्टर्ब होती है, अपना शिक्षण कार्य है वो डिस्टर्ब होता है। रामवृक्ष बेनीपुरी का देहावसान कब हुआ? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का देहावसान सन 1968 में हुआ था। अंडरलाइन करेंगे, उनका देहावसान सन 1968 में हुआ था। ये अपने हमने एक छोटा सा पैराग्राफ बना है, लेकिन अपने छोटे छोटे जो प्रश्न हैं इसमें से 4 प्रश्न बन गए हैं। आप सभी इन्हें रेखांकित करेंगे। आगे पढ़ रहे हैं। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। 15 वर्ष की अवस्था थी जब उनके, वो केवल 15 वर्ष के थे, तब से उनकी जो रचनाएं थी वो पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। जैसा कि आप अभी भी जानते हैं या आप खुद भी देते होंगे, जैसे कि अपनी राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, इसमें आप देखते हो कि बच्चे हैं अपने, इसमें तरह तरह के प्रतियोगिताएं हैं वो चलती रहती है और बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भाग लेते हैं और वह प्रतियोगिताएं जीतते हैं। वैसे ही वो भी प्रतिभाशाली थे और केवल 15 वर्ष के थे,
तब से ही वो रचनाएं यानी कविता रचना करने लगे और उनकी जो रचनाएं थी वो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने अनेक दैनिक, जो दैनिक यानी जो रोज आने वाले, साप्ताहिक जो सप्ताह में एक बार आते हैं, मासिक यानी महीने में एक बार आने वाली जो पत्र पत्रिका है उनका उन्होंने संपादन किया था, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। इसमें से उनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो उन्होंने पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, इसमें से कौन कौन सी उल्लेखनीय, विशेष रूप से अंडरलाइन करेंगे हम लोग इनको। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। आगे देखते हैं। गद्य की विविध विद्याओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है पतितों के देश में, जो कि उपन्यास है, चिता के फूल, जो कि कहानी है, अम्बपाली, जो कि नाटक है, और माटी की मूर्तें, जो कि रेखा चित्र है, और पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है। जंजीरें और दीवारें संस्मरण है, और उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने गद्य की विविध रचनाओं में, यानी उन्होंने गद्य में कहानी है, कविता है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है, संस्मरण है, यात्राव्रत है, इन्होंने वो सब लिखे हैं और सब में उन्होंने लगभग सफलता प्राप्त करी है। तो उनकी जो गद्य की विद्या है उसका व्यापक रूप हमें मिलता है। और उनका जो पूरा साहित्य है वो कितने खंडों में प्रकाशित है? 8 खंडों में। और यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे कि उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव बताए हैं अपने, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी है, अंबाली नाटक है, माटी की मूर्ति रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, जंजीरों और दीवारें संस्मरण है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। रेखा चित्र जिसे हम इंग्लिश में स्केच कहते हैं, जैसे आप किसी का चित्र बनाते हो वैसे ही रेखा चित्र में क्या होता है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का चित्रण करने के लिए शब्दों द्वारा क्या बनाया जाता है, उसका रेखा चित्र बनाया जाता है, यानी कि उसकी जो विशेषताएं होती है उनको शब्दों द्वारा पिरोया जाता है। और संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होता है पुरानी जो यादें होती हैं, स्मृतियाँ होती है, वो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से भी संबंधित हो सकती है, किसी प्रसिद्ध घटना से संबंधित होती है, तो उन्हें हम संस्मरण कहते हैं। तो यहाँ से आपने अंडरलाइन कर लिया। और उन्हें विशिष्ट, एक प्रश्न और बना अपना यहाँ से कि विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को। और किस कारण? कि उनकी विशिष्ट शैली थी, उनका लिखने का विशेष अंदाज था, इस कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। बाल गोविंद भगत ने रेखाचित्र के माध्यम से मैंने अभी भी आपको बताया, जैसे कि हम किसी भी का स्केच करते हैं, चित्र बनाते हैं और उसमें विभिन्न रंगों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही रेखा चित्र में क्या होता है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का चित्रण किया जाता है। तो इसमें बाल गोविंद भगत हैं जो जो कहानी है अपनी, जो रेखा चित्र है उसमें उन्होंने बाल गोविंद भगत की ही जो चरित्र की विशेषताएं हैं उसका उद्घाटन किया है, जो किसकी परिचायक हैं? जो मनुष्यता की, लोक संस्कृति की और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। जो किसकी प्रतीक है? मनुष्यता की, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना की। इसको हम अंडरलाइन करेंगे।
वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। अब बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। अब इसमें बता रहे हैं कि जो वेशभूषा या बाहरी अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी लोग होते हैं वो प्राय है गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, घर गृहस्थी का त्याग करते थे, प्राय, हमेशा नहीं, प्राय। तो वैसे हैं, वो कह रहे हैं कि वो वैसे सन्यासी नहीं थे। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। सन्यास लेते हम तो सन्यास का जीवन मानवीय सरोकार होते हैं, यानी मानव से जुड़े हुए सरोकार होते हैं कि हम गृहस्थी में रहते हुए एक सन्यास की तरह जीवन जिए और उसी तरह उसका पालन करें और अपने जो गृहस्थ जीवन है उसका भी निर्वाह करें। तो वो एक बाल गोविंद भगत है, वो एक गृहस्थ होते हुए भी एक सन्यासी की तरह रहते थे और अपने जो कर्तव्य हैं, अपने जो सामाजिक कर्तव्य हैं, अपने जो गृहस्थ के कर्तव्य हैं, उनका भी निर्वाह करते थे। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। वो किस आधार पर लगते हैं कि उनमें मानवीय सरोकार थे, इसलिए वो एक सन्यासी की भांति थे। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है कि सामाजिक रूढ़ियाँ क्या है हमारी, कि जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है और पुनर्विवाह है, ये सब क्या है कि पहले नहीं होते थे। तो उन ये परंपराएं हैं और तो उन परंपराओं का उन्होंने क्या किया था, उनको विरोध किया था। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे किसी भी घर में अगर एक जैसे कोई पिता है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो किससे दिलाते हैं मुखाग्नि, उसके पुत्र से। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस चैप्टर में, इस जो पाठ में है, वो उनके केवल एक बेटा ही रहता है और उनकी पुत्र वधू होती है और वो रहती है और उनके कोई संतान नहीं होती। तो जब उनकी पुत्र की मृत्यु हो जाती है तब वो अपनी जो पुत्र वधू है, उनकी जो बहू है, बेटे की बहू, उसे उसकी चिता में आग लगवाते हैं या मुखाग्नि देते हैं। तो ये एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की ओर संकेत करता है कि वो इतने थे, वो सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते थे कि इस तरीके से केवल पुत्र से ही मुखाग्नि देनी चाहिए। उन्होंने अपनी पुत्र वधू से दिलाकर एक समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। तो इस रेखा चित्र की विशेषता क्या है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे आप लोग। इस रेखा चित्र की एक विशेषता है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। अब हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी का हमने अध्ययन कर लिया। अब हम अपने जो चैप्टर है बाल गोविंद भगत, उसका अध्ययन करते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोला कद किसे कहते हैं, ना ज़्यादा कोई बड़ा हो और ना ज़्यादा लंबा हो, ना ज़्यादा ठिगना हो, वो बीच के से हो, जिनकी उसे कहते हैं मंझोले। तो बाल गोविंद भगत थे, वो मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक की एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। इसकी तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पोतों को तो मैंने देखा था, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अब जैसे हमने ये जो पैराग्राफ पढ़ा है स्टूडेंट्स, हाँ, इसमें अगर हम छोटे प्रश्न देखें तब छोटा प्रश्न ये हो सकता है इसमें कि बाल गोविंद भगत कैसे आदमी थे। तो बाल गोविंद भगत है
वो मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। अपना ये भी आ जाएगा, अगर ये बनता है प्रश्न तो ये भी हो सकता है। फिर उनकी उम्र भी पूछ ली जाए कि कितने वर्ष के रहेंगे, तो 60 के ऊपर रहे होंगे। बाल पकने से मतलब क्या है? बाल पकने से मतलब है कि बाल जब आदमी है वो अपना थोड़ा मैच्योर हो जाता है और उसमें समझदार आ जाती है और वो बड़ा हो जाता है। जब सफ़ेद बाल आ जाते हैं तब बाल पकना उसे कहते हैं। तो उनके बाल पक गए थे, यानी वो मैच्योर हो गए थे, वो बड़े हो गए थे, वो बुजुर्ग हो गए थे। और यदि इनसे ये भी पूछा जाए उनके व्यक्तित्व का चित्रण, कि बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व का चित्रण कीजिए, तो हम यहाँ से लेके बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के, यहाँ से लेके और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे, यहाँ तक हम उनका चित्रण करेंगे। शुरू से पैराग्राफ से लेके बाल गोविंद भगत मझोले से लेके और टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते, यहाँ तक हम उनके अगर व्यक्तित्व का चित्रण आता है तो हम ये कहेंगे उनके कि वो कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। कबीर पंथी यानी कबीर थे उनका अनुसरण करने वाले, जो उनके सिद्धांतों पर चलने वाले थे वो। और जाड़ा यानी सर्दी आती तब एक काली कमली ऊपर से ओढ़ देते, मस्तक पर हमेशा चमकता रामानंदी चंदन। रामानंदी भी तो वो एक संत थे, उनका अनुसरण कर लेते थे तो वो उसी की तरह रामानंदी चंदन लगाते थे, जो नाक की एक छोर से ही औरतों की तरह टिक्के की तरह शुरू होता था, जो नाक की छोर से यहाँ शुरू होता था और ऊपर तक जाता था। और गले में क्या पहने रहते थे वो? तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। तो हमारे ये चित्रण भी तैयार हो गया और इसमें से अगर छोटे प्रश्न पूछे वो भी अपने प्रश्न उत्तर हैं वो तैयार हो गई। आगे देखिए, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, कि अगर हम ऊपर से हम ये पढ़ रहे हैं, ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है इसे हम पढ़ रहे हैं तब हमें ऐसा ही लग रहा है कि बाल गोविंद भगत है वो साधु थे। तो इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी कि अगर हम ऊपर की तस्वीर से पढ़ें तो हम ये नहीं मान ले कि वह साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, वो बिल्कुल गृहस्थ थे, यानी गृहस्थ रहते थे और एक गृहस्थ की तरह ही अपना जीवन यापन करते थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, कि उनकी गृहिणी यानी उनकी जो पत्नी थी उनकी तो याद नहीं, लेकिन उनके बेटे और पोतोहू को तो मैंने देखा था। लेकिन उनके जब बेटा था और उनकी जो पोतू थी उनको मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। उनके क्या था? उनके बाल गोविंद भगत के थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं से खरे उतरने वाले। वो कह रहे थे कि वो लेखक कह रहे हैं कि वो खेती बाड़ी भी करते थे और परिवार भी रखते थे, लेकिन बाल गोविंद भगत वो साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं से खरे उतरने वाले। यानी एक साधु जिस तरीके से अपना जीवन जीता है उसी तरीके से वो अपना जीवन देते थे। यानी हम किसी एक साधु की परिभाषा दें, उसी परिभाषा के अनुरूप हैं वो बाल गोविंद भगत का जो व्यक्तित्व था वो भी वैसे ही था। तो वो भी उससे सन्यासी की तरह, एक साधु की तरह उसी पर खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे। कबीर को क्या मानते थे? वो साहब मानते थे। अंडरलाइन कर लीजिए, भगवान जिसे हम कहते हैं साहब, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते थे और किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। न किसी से ख्वामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कौतूहल होता था। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब
वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उन्हें घर ले आते और उन्हीं से गुजारा चलाते। अब हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें देखिए कि उनका जो व्यक्तित्व है, उनका व्यक्तित्व से और क्या जुड़ा हुआ था। उनके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ कि वो एक साधु की तरह अपना जीवन जीते थे और कबीर को क्या कहते थे, वो कबीर को साहब मानते थे। साहब जिसे हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जगदीश कहते हैं, ऐसे ही वो उनको कबीर को क्या मानते थे, साहब मानते थे और उन्हीं के गीत गाते थे। यानी कबीर ने जो रचनाएं की हैं, जो दोहे लिखे हैं, उन्हीं का वो अनुसरण करते थे, उन्हीं के वो दोहे गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। उन्हीं के आदेशों के चलने पर मतलब क्या है कि वो ऐसे आदेश देने थोड़ी आते थे कि तुम ऐसे चलो। उनका व्यक्तित्व था वो उनसे इतने प्रभावित थे कि जैसे उन्होंने अपना जीवन जिस तरह से गुजारा, उन्हीं की तरह वो उनका अनुसरण करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे। ये व्यक्तित्व के एक व्यक्ति के बहुत बड़ी विशेषता होती है, झूठ नहीं बोलना। जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है वह हमेशा अपनी जो सफलता है वो जरूर हासिल करता है। हालांकि मार्ग में बहुत बाधाएं आती हैं, लेकिन सच्चाई है वो कभी हार नहीं सकती। तो उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे। खरा व्यवहार करते थे यानी किसी का मन रखने के लिए, किसी के का अहित हो रहा हो तो वो ऐसा नहीं करते थे। अगर आपका या मान लो किसी दूसरे का उसमें अहित हो रहा हो तो वो उससे क्या करते थे, जो सही बात है वो ही करते थे। कि जैसे और खरा व्यवहार इससे भी कहते हैं कि मान लो उन्होंने किसी से कुछ लिया है, उधार लिया है, वापस उसको समय पर देना और जो सही बात है उसको बोलना, ये खरा व्यवहार होता है। खरा व्यवहार पर कि हम अपने किसी से कुछ लिया है किसी तो उसी को उसी टाइम, जिस टाइम का हमने नाम लिया उसी टाइम वापस देना, जिससे जो मांगा है उससे उसका जितने वचन कहे हैं कि मैं उसे उस टाइम दूंगा उस टाइम देना, या अगले से बात करते हुए एकदम सम्मान से, बड़ा व्यक्ति है तो उसके सम्मान को ध्यान रखते हुए बात करना, ये सब क्या है, व्यवहार है। तो वो सबसे बड़ा अच्छा व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में, दो टूक बात करने से मतलब है कि जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतनी ही बात करते थे, ज़्यादा नहीं करते थे। और न किसी से ख्वामखा झगड़ा मोल लेते, ना ख्वामखा यानी ना किसी से ज़बरदस्ती झगड़ा मोल नहीं लेते थे कि हर किसी से चलते हुए झगड़ा कर लिया, ना वो किसी से झगड़ा मोल लिया करते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते थे, किसी दूसरे की जो चीज़ होती थी वह उसको नहीं छूते थे। यानी वो ऐसे मानते थे कि मेरा है ही नहीं तो वो उसको चीज़ को छूते ही नहीं। और क्या करते थे, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। अगर उनके पास रखी भी होती किसी दूसरे की चीज़ तो वो उसे काम में नहीं लेते थे। जब तक दूसरे से पूछ नहीं लेते तब तक वो उस चीज़ को काम में नहीं लाते थे, व्यवहार में नहीं लाते थे। और इस नियम को कभी कभी इतनी बारी तक ले जाते थे कि लोगों का कौतूहल होता कि कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। उनका यह नियम है, कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे। कौतूहल यानी क्या होता है, जिज्ञासा। लोगों को, दूसरों को जिज्ञासा होती थी कि वास्तव में ये ऐसा करते हैं, इस तरीके से जीवन जीते हैं। और कभी वह दूसरे के खेत में शौच के भी लिए नहीं बैठते। पहले क्या होता था कि घर में शौचालय नहीं बने होते थे तो लोग है वो एक जगह बनी होती थी वहां पर शौच के लिए जाया करते थे, और जब दूसरे नहीं देख रहे होते तो दूसरे के खेत में भी शौच के लिए बैठ जाते थे। लेकिन उनका ये सिद्धांत नहीं था। वो जहाँ पर उन्होंने अपना स्थान बनाया हुआ था शौच के लिए, वो वहीं पर जाते थे, दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। वो गृहस्थ थे लेकिन वो क्या कहते हैं कि ये सब चीज साहब की है। और जो कुछ खेत में पैदा होता था तो उसमें भी क्या करते थे, जो कुछ पैदा हुआ है वो सारा वहां पर ले जाकर साहब के दरबार में ले देते थे, और जो प्रसाद रूप में उन्हें मिलता था वह उसे प्रसन्नता पूर्वक ले आते और उसी से अपना जीवन है वो गुजारा करते थे। इसको भी यहाँ से आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये पूरा ही पैराग्राफ अंडरलाइन करने लायक है कि कबीर को साहब से लेके और उसी से चलाते थे। इसको कोष्टक में लगा लीजिए क्योंकि एक बड़े प्रश्न के रूप में भी ये हमारे सामने आ सकता है
इसलिए कबीर को साहब मानते से यहाँ से लेके और गुजारा चलाते थे, इसको आप कोष्टक में लगा लेंगे या फिर सब लाइनों को अंडरलाइन कर लेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। मैं तो मुग्ध था, मैं कौन? लेखक। वे कह रहे हैं कि जब इनका ये आचरण थे, इनका वे व्यवहार था, तो मैं तो उन पर मुग्ध हो गया। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते थे, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। लेखक थे वो, उन सब बातों से क्या थे? उनसे प्रभावित थे, और उनके मधुर गान थे तो सर्वदा उन्हें सुनने को मिलते थे। यानी कबीर के जो पद होते थे सीधे साधे, वो उनको हमेशा गाया करते थे, और उनकी जो कंठ से जो कबीर के जो पद निकलते थे, वो उनके ऐसे लगता था कि ये सजीव उठे हो, यानी सामने जागृत हो वो पद, वो जो गाया करते थे, तो सामने एक सजीव झांकी जो देखने को मिलती है वो मिलती थी। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। तो किसकी किसकी रिमझिम है? आषाढ़ की। आषाढ़ की रिमझिम है और समूचा गांव है वो खेतों में उतर पड़ा है। कहाँ उतर पड़ा है? खेतों में। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादलों से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में बिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। अब हमने जो ये पढ़ा है, इसमें लेखक बता रहे हैं कि आषाढ़ की रिमझिम, कि आषाढ़ के महीने में जब रिमझिम चलती है, बारिश आती है, तब जो किसान होते हैं, जो खेतीहर होते हैं, वो क्या करने लगते हैं? अपने खेतों की निराई गुड़ाई करने लग जाते हैं। फसल उसमें बोने लग जाते हैं, ताकि उनके जो फसल हो जाए। तो वो क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं ना, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। यानी जो गांव वाले हैं, उनके जिनके पास खेत है, वो सारे खेतों में चले जाते हैं, और खेतों में जो भी फसल के लिए जो तैयारी करनी होती है वो सब करने लग जाते हैं। तो बाल गोविंद भगत भी चले जाते हैं। तो बता रहे हैं कहीं हल चल रहे हैं, यानी फसल उगाने के लिए कई हल चल रहे हैं, और कहीं रोपनी हो रही है, फसलों को रोपा जा रहा है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, और बच्चे क्या करते हैं? जो खेत होते हैं उसके पानी में उछलते हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। औरतें हैं वो कलेवा, यानी नाश्ता, जिसे आप नाश्ता कहते हो, ब्रेकफास्ट कहते हो, उसको लेकर जो खेत की मेड़ होती है वहां पर बैठी हुई है। आसमान बादलों से घिरा है और धूप का नाम नहीं है। यानी बादल है, वो आसमान में घिरे हुए हैं। जो आसमान में बादल घिरे होने के कारण धूप नहीं निकल रही है, और ठंडी हवा चल रही है। ऐसे ही समय में कानों में एक स्वर तरंग झकार सी कर उठी। ऐसे समय में जब ऐसा वातावरण था, तभी क्या होता है? उनके मन में एक झंकार सी उठती है। वह यह क्या है? वह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। तब वह देखते हैं कि यह कौन है, और यह पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। तो वो देखते हैं, लेखक एकदम से उनका मन है वो विचलित, वो आश्चर्यचकित रह जाता है कि बाल गोविंद भगवत है, उनका जो समूचा शरीर है वो कीचड़ से लिपट रहा है। क्यों लिपट रहा है? क्योंकि वो अपनी खेती में रोपनी कर रहे हैं। रोपनी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि उसकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, कि उनकी अंगुलियों में क्या है? पौधे हैं, धान के पौधे,
और वो उनको क्रमबद्ध है वो उनमें बिठा रहे हैं। यानी पंक्ति, जब हम खेत होता है उसमें फसल लगाते हैं तो एक उनका सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, तो वो एकदम कीचड़ में लिपटे हुए हैं बाल गोविंद भगत, और क्रम से हैं, वो सीक्वेंस से हैं, वो धान के पौधे को पंक्तिबद्ध है वो बिठा रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ और ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है। और उनका कंठ है जो, मतलब वो साथ साथ में काम कर रहे हैं, और काम करते हुए वे कबीर के पंथ है वो गुनगुना रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे वो कुछ गा रहे हैं, वो गाते हुए किसको, अपने जो कंठ का स्वर है वो कहाँ भेज रहे हैं, स्वर की ओर भेज रहे हैं। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर, कुछ जो वहां पर काम कर रहे थे, तो ऐसा लगता है कि कुछ जो वो गा रहे थे उनके कुछ जो स्वर है, कुछ तो स्वर है वो कहाँ जा रहा था, सीधे स्वर की ओर, और कुछ लोग वो जहाँ काम कर रहे थे वहां की ओर जा रहा था। और बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। बच्चे हैं जब उनका जो स्वर सुनते हैं, जब उनके राग सुनते हैं तो उनका स्वर है वो झूम उठता है। मेर पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। होठ कांपने से मतलब क्या है, होठ कांपने से मतलब है कि जब बाल गोविंद भगत हैं वो गाते हैं तो उन औरतों का वो भी मन करता है कि वो भी गुनगुनाए, और वो गुनगुनाने लगती हैं। तो उससे मतलब होठ कपकपाना, यानी जब कोई भी, आप भी देखते हो कि जब आपका कोई भी फेवरेट सॉन्ग चल रहा होता है तो आप क्या करते हैं, साथ साथ में गुनगुनाने लग जाते हैं। तब इसी तरह जो वहां पर खेत पर जो औरतें काम कर रही थी, जब उन्होंने देखा कि बाल गोविंद भगत हैं वो कुछ गुनगुना रहे हैं और उनका अच्छा लगा, तब भी वो भी कुछ गुनगुनाने के लिए अपने होठ हैं वो हिलाने लगी। हलवाहों के पैर ताल में उठने लगते हैं और रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। जब उनको संगीत का ये स्वर सुनाई देता है, जो हलवाएं हैं उनके भी पैर ताल उठने लगते हैं। यानी ऐसा लगता है कि कोई अच्छा संगीत चल रहा हो, अच्छा म्यूजिक चल रहा हो तो आपको नाचने का मन करता है ना। वैसे ही जो वहाँ पे हलवाए थे, जब वो संगीत गा रहे थे साथ में, तो उनके भी पैर ताल से उठने लगे, यानी ऐसा लगा उनको भी नाचने का मन होने लग गया। और जो रोपनी कर रही थी जो औरतें, उनका भी एक अजीब क्रम से उनका जो रोपनी करने का वो क्रम है वो चलने लग गया। यह बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू। लेखक कह रहे हैं बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी संगीत को सुन करके सभी में एक नया जोश, नया उमंग भर जाता है। तो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में अपने बाल गोविंद भगत का इतना ही अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। आपको कोई समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।